नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो कल वीडियो अपलोड किया गया था और जिस मुद्दे पर बात की गई थी कि किस तरह से यूपी पीसीएस में यूपी के लोगों को ही तवज्जो नहीं मिल रही है, बहुत सारे अदर स्टेट प्लस यूपी में भी जो लोग आईएएस की तैयारी करते हैं वो लोग यूपी पीसीएस की नौकरियां खा रहे हैं या उस पर कैप्चर कर रहे हैं। कल मैंने इस बात को बोला था कि अगर जो मैं वीडियो बना रहा हूं, अगर आप लोग इस बात पर सपोर्ट करते हैं तो लाइक कीजिएगा, और अगर आपको इस बात पे सपोर्ट नहीं है आपका हमारे लिए तो आप इसको डिसलाइक कर दीजिएगा। जो मैंने पिछले भी 1 घंटा पहले रेशो देखा था, कम से कम 20 गुना लाइक्स ज्यादा है डिसलाइक से। तो मुझे लगा कि आप लोग काफी ज्यादा इस मुद्दे पर आगे आना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, तो अब यह माना जाएगा कि आपने इस मुद्दे को सपोर्ट किया है और इस मुद्दे को आगे बढ़ाया जाएगा। तो आज इस वीडियो में आगे की रणनीति क्या होगी और 2-4 बातें और मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि कल मैंने काफी कमेंट्स पढ़े और काफी लोगों से मैंने जो डिस्कशन किया उससे मुझे एहसास हुआ कि अभी भी कुछ मैटर पर लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो उस बात पे पहले करेंगे, साथ में आगे की रणनीति क्या होगी उस पर डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, पहले कंफ्यूजन देख लेते हैं कि क्या कंफ्यूजन है। देखिए, लोगों को अभी लग रहा है कि मैं जो हूं वो बाहर के स्टेट्स वालों को उनके विरोध में हूं या उनको यूपी में एग्जाम ना देने के लिए कह रहा हूं। नहीं दोस्तों, कल भी मैंने कहा था कि संविधान के हिसाब से इस देश में आप कहीं पर जाके नौकरी कर सकते हैं। ठीक है, तो जब संविधान कहता हूं, मैं संविधान की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, मैंने संविधान को बहुत ढंग से पढ़ा है। तो संविधान के हिसाब से आपको जो राइट्स मिले हैं वो आपको मिलने चाहिए। तो जो भी मेरे वो लोग भाई लोग जो हरियाणा के हैं, पंजाब के हैं, तमिलनाडु के कहीं के भी हैं, वो लोग चाहें तो यूपी पीसीएस का पेपर दे सकते हैं। मैं इस बात को रोक नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ इस बात को कह रहा हूं कि जो प्रोटेक्शन होना चाहिए, जैसे बाकी स्टेट्स ने अपने लोकल लोगों के लिए प्रोटेक्शन दिया है, जैसे राजस्थान के अंदर जो पीसीएस का एग्जाम होता है उसमें 45% तक के जो क्वेश्चन आते हैं वो लोकल सवाल आते हैं। चाहे बिहार हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, हर जगह लोकल लोगों को तवज्जो देने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाए गए हैं। बस मैं यही चाहता हूं कि लोकल लोगों को तवज्जो देने के लिए भी आपको यहां पर यूपी पीसीएस में भी कुछ ऐसे कदम उठाए जाएं। अन्यथा होगा क्या कि जो मजबूत है वो मजबूत रहेगा, जो कमजोर है कमजोर रहेगा। सत्ता कभी भी गरीब आदमी या जो पहली बार अपनी जनरेशन में अपनी फैमिली में तैयारी कर रहा है वो कभी भी वो उस पोस्ट को अचीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिसके पास संसाधन है वो ही आगे बढ़ेगा। तो इक्वालिटी की बात भी जो करते हैं, देखिए इक्वालिटी भी इक्वल लोगों के साथ ट्रीटमेंट किया था। दो इक्वल लोगों को अगर हम इक्वल ट्रीटमेंट दें तो इक्वालिटी होती है। अगर अनइक्वल लोग हैं, कोई एक ज्यादा संसाधन मिले हैं, कुछ कम मिले हैं, तो अगर हम दोनों का इक्वल ट्रीटमेंट देंगे तो इससे इनइक्वालिटी ही बढ़ेगी, इक्वालिटी नहीं बढ़ेगी इसके अंदर। ये समझना पड़ेगा आपको। दोस्तों, यूपी पीसीएस की अगर बात करते हैं, जैसे कि 2-3 दिन से बात लगातार कर रहे हैं, मैं एक केस स्टडी बताता हूं आपको। मेरे 2 दोस्त हैं, बहुत बचपन के दोस्त हैं, 2 दोस्त हैं, और एक दोस्त जो है वो मुंबई का है और एक यहीं लखनऊ का लोकल है। आप लोग हमेशा सुना होगा कि कहा जाता है कि आईएएस पीसीएस में जो यूपी के लोग हैं, जो बिहार के लोग हैं, वो ज्यादा बनते हैं आईएएस पीसीएस, बाकी स्टेट्स के नहीं बनते। कभी मुंबई में आपने कभी सुना होगा मुंबई से जो है वो आईएएस बन गया, वहां पर इतना ज्यादा इस चीज का चार्म नहीं है। मेरे दोस्त मुंबई का है, वो 12th उसने लखनऊ से किया और लखनऊ के बाद वो अपने पापा के साथ चला गया मुंबई में, और ये बात बहुत पुरानी है, 17-18 साल पहले की बात है। और वहां जाकर 12th उसने पता नहीं किया कि नहीं किया, उसने जाकर एक शिपिंग एक इंडस्ट्री है और दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, वहां पर उसने काम स्टार्ट किया और देखते ही देखते 2006-7 तक वो अच्छा खासे लेवल पे आ गया, और अपने जो गोवा घूमता था वहां फोटो शेयर करता था, तो दिखता था कि हाँ भाई उसने पैसा कमा लिया और बढ़िया अपना एक जीवन स्तर पे कर लिया है, अब तो और भी अच्छे लेवल पे आ गया। जो दोस्त यूपी का था, लखनऊ का था, पहले वो छोटी मोटी नौकरी करता है, उसके बाद 2013 में वो सोचता है कि मैं अब पीसीएस तैयारी करनी चाहिए। वो 2013 में लखनऊ की बड़ी कोचिंग ज्वाइन करता है और 2013 में पेपर देता है, नहीं हो पाता है। उसके बाद दिल्ली चला जाता है, दिल्ली में जितनी भी बड़ी आप सो कॉल्ड बड़ी कोचिंगें हैं वहां पे जाता है, वहां पर वो उनको ज्वाइन करता है, वहां पढ़ता है, दिल्ली रहता है 2-3 साल और 14, 15, 16 तक वो तैयारी करता है, लेकिन प्री नहीं निकलता। 17 में पहली बार उसका प्री निकलता है। उसके बाद 17 में प्री निकलने के बाद वो मेंस देता है और 17 में वो मेंस क्रैक करता है। 17 मतलब पुराना पैटर्न, 18 से पैटर्न चेंज हुआ है।
पुराने पैटर्न पे वो 18-17 में वो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हो पाता है, लेकिन इंटरव्यू तक पहुंचता है। हम सबको उम्मीद थी कि भाई वो अगले साल 18 में जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस देगा और वो अब तो क्रैक कर ही लेगा, पीसेस बन जाएगा। 18 में पैटर्न चेंज होता है और 18 में जो वो मेंस लिखता है तो वो मेंस क्रैक नहीं कर पाता। वो इतना ज्यादा डिप्रेशन में आ चुका है कि 19 और 20 में वो प्री भी निकाल पाता है। आज उसकी स्थिति यह है कि वो इतना डिप्रेस है, पढ़ते हुए उसको 7-8 साल हो चुके हैं, लेकिन कमाई 1 रुपए की नहीं है। 33 साल की उसकी उम्र हो चुकी है, क्योंकि ऑलरेडी उसने लेट स्टार्ट किया था। 33 साल की उसकी उम्र हो चुकी है, शादी उसने अभी की नहीं है, परिवार का प्रेशर आ चुका है उसके ऊपर। लेकिन वही तो मुंबई का बंदा जो है वो 12th पास नहीं है वो और बढ़िया पैसा कमा रहा है। कहने का मतलब सिर्फ ये है दोस्तों, आप केस देखिए, एक वहां पर प्राइवेट सेक्टर है, इसलिए एक 12वां फेल बच्चा भी वहां पर अपना सर्वाइव कर पा रहा है, अपनी फैमिली को मेंटेन कर पा रहा है। लेकिन यूपी में जब प्राइवेट सेक्टर भी नहीं है तो ऐसे लोग जो बहुत इंटेलिजेंट हैं वो लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे, फैमिली को छोड़िए खुद सर्वाइव नहीं कर पा रहे। 2 रुपए की उनकी हैसियत नहीं है उनकी। तो आप इन लोगों को इक्वालिटी नहीं कर सकते कि दोनों इक्वल है, इक्वल नहीं है। उनके पास बहुत संसाधन है, एक कंपनी छोड़ेंगे दूसरी कंपनी में आएंगे, दूसरी कंपनी छोड़ेंगे तीसरी कंपनी में आएंगे, तो वहां पर सालों साल पीसीएस आईएएस को समय देने की जरूरत नहीं है उनको, पहले दिन से कमाना शुरू कर देते हैं वो लोग। लेकिन यूपी में स्थिति ऐसी नहीं है। यहां पर ना प्राइवेट सेक्टर है, ना यहां पर कोई एग्रीकल्चर सेक्टर है। और रही सही कसर जो थी पहले सोचा जाता था कि भाई सरकारी नौकरी कर लेंगे तो अपने आप को जीवन स्तर सुधार लेंगे, अपनी फैमिली को बढ़ा देंगे। लेकिन 2-3 साल से देखा जा रहा है कि जो सरकारी सेक्टर भी है, जो आईएएस पीसीएस बनने के सपने होते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर मैं एक बार आईएएस बन जाऊंगा, पीसीएस बन जाऊंगा, तो मेरा जीवन जो है वो सुधर जाएगा। लेकिन आज क्या स्थिति हो गई कि वो लोग भी आईएएस पीसीएस नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि पैटर्न चेंज हो चुका है। और पैटर्न में वो लोग आगे आ रहे हैं जो पहले से ही आगे हैं। मैं इससे बहुत खिलाफ नहीं हूं, उन्होंने बहुत मेहनत की है, उनकी किस्मत है, उनकी मेहनत है, सब कुछ कह सकते हैं, लेकिन वो आगे हैं। तो अब जिम्मेदारी है कि पीछे वाले जो लोग हैं, जिनके पास ऑप्शंस नहीं है, जिनके पास ऑप्शन नहीं है, अगर उनके पास ऑप्शन होते हैं, यहां पर कंपनियां होती, इंडस्ट्रीज होती, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। आप पीछे ना बन पाते तो कम से कम कहीं के मैनेजर बन जाते, नहीं तो कहीं के वर्कर बन जाते, सुपरवाइजर बन जाते। आप मजदूर भी नहीं बन पा रहे हो, क्योंकि आप पढ़ लिख चुके हो, आप पढ़ लिख चुके हो, इसलिए मजदूर भी नहीं बन पा रहे हो। आपकी स्थिति बहुत बुरी हो रखी है इस समय। इसीलिए इस मुद्दे को उठाया गया कि कम से कम जो लोग जिनके पास सिर्फ एक ही चीज थी कि सरकारी नौकरी, कम से कम वो तो मिलनी चाहिए ना। अब उसमें भी अगर इतना मसले हो जाएंगे तो क्या होगा बताइए। दोस्तों एक बात और भी है, अभी 2-3 महीने तक पहले तक, जब जनवरी फरवरी में जब कोरोना के बाद चीजें थोड़ी सी नॉर्मल होना शुरू हुई थी, जब कोरोना की पहली वेव आई थी, तो लगातार मैंने वीडियोस बनाए और कहा कि भाई देखो ऐसा है कि 2022 में इलेक्शंस हैं और बहुत सारी नौकरियां आएंगी, चाहे वो पीसीएस की नौकरी हो, चाहे वो छोटी नौकरी हो, लेखपाल हो, यूपीएसआई हो, कई तरह की नौकरियां आएंगी। तो 2021 को मिस मत कीजिएगा। मैं लगातार सबको फोन पे जो आते थे सबको मैं यही बोलता था कि 21 को मिस मत कीजिएगा, 21 में बहुत छोटी बड़ी सत्ता की नौकरियां आएंगी, ठीक है। लेकिन कोरोना की वजह से आज अप्रैल में वीडियो बन रहा है और कोरोना की वजह से मुझे लगता नहीं है कि बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी, क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं बचा। सरकार पैसा नहीं बचा है तो मुझे लगता नहीं है कि 2022 में जो चुनाव है उससे पहले जो योगी सरकार है वो बहुत ज्यादा वैकेंसी निकाली। शायद एक आधा नौकरी आ जाएगी तो आ जाएगी, यूपीएसआई आ जाएगी और पीईटी वाला पेपर जो है वो हो जाएगा, बाकी बहुत ज्यादा वैकेंसी नहीं आ पाएंगी, क्योंकि सरकार अब इस मंशा में नहीं है कि लोगों को रिक्रूट किया जाए, और क्योंकि उनके पास ऑलरेडी पैसे की दिक्कत आ चुकी है, कोरोना की वजह से बहुत प्रॉब्लम आ चुकी है। दोस्तों आप लेखपाल बन नहीं पा रहे क्योंकि सरकार ने वैकेंसी निकाली नहीं, आप यूपीएसआई बन नहीं पा रहे क्योंकि सरकार ने वैकेंसी निकाली नहीं, आप चपरासी तक नहीं बन पा रहे हो क्योंकि वैकेंसी निकली नहीं है, और जो पीसीएस जो हर साल निकलता है वो आपको बनने नहीं दिया जा रहा है। मतलब आप एसडीएम बन नहीं सकते क्योंकि बनने नहीं दिया जा रहा है, और आप नीचे की नौकरियां आ नहीं रही है, तो आप कहां जाओगे इसमें। और ये जो केस है ना, ये सिर्फ एक बात का नहीं है। 2022 में जब चुनाव हो जाएंगे, एक बार सरकार बदल गई है, नया सरकार बन गई, चाहे बीजेपी की बने या किसी और की बने, आप लिख लेना कि अगले 4-5 साल, मतलब 23, 24, 25, 26 से पहले तो कुछ होना ही नहीं है, कुछ नहीं होगा। ना लेखपाल की नौकरी आएगी, ना पीसीएस की नौकरी में कुछ बदलाव होगा। बात जो मुद्दा उठ रहा है सिर्फ 1 साल का, ये इस वक्त का नहीं है, 2021 का नहीं है, अगले 4-5 साल का भी ये मसला होने वाला है। तो जो ये बातें उठाई जा रही हैं उसको सीरियसली लीजिए, क्योंकि 4-5 साल बाद आप पीसीएस देने लायक बचोगे या नहीं बचोगे नहीं पता। आप 40 साल तक उम्र होती है, लेकिन 40 साल तक आप पढ़ नहीं पाओगे, आप पढ़ोगे वही 2-4 साल। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी 30+ हो चुके हैं,
ठीक है, बहुत है, बस आपके पास इक्का दुक्का साल ही है जो आप पढ़ सकते हो, क्योंकि फैमिली की, जॉब की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अगर उसमें क्रैक नहीं कर पाए तो फिर समझो भूल जाओ, जिंदगी में नहीं बन पाओगे आप। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि हमें जो करना है 2022 से पहले हम इस मुद्दे को उठाएं और इस मुद्दे में कुछ ऐसे सोल्यूशन निकालें जहां पर हमें कुछ फायदा हो सके। क्योंकि अगर एक बार 2022 इलेक्शन हो गया तो ये यूपी है भाई, जहां पर सिर्फ चुनाव से पहले सब कुछ होता है, नीतियां बनती हैं, सब बात कुछ नहीं होती है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि साहब, मुझे लगता है कि ये बदल सकता है। मैं तो बिल्कुल बदल सकता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि 2022 से पहले अगर सही तरीके से इस चीज को उठाया गया तो बदल सकता है। क्योंकि 2017 में जब चुनाव हुए यूपी के, जब अखिलेश गवर्नमेंट थी और उसके बाद जब योगी गवर्नमेंट आई है, 17 में तो आई है ना, तो उस समय जैसे मैंने पिछले कल भी कहा था कि 200 नंबर का इंटरव्यू होता था, लेकिन जैसे योगी गवर्नमेंट आई उसने 100 नंबर का इंटरव्यू किया। तो ये कोई संविधान संशोधन नहीं करना है सब, हमें सिर्फ नीतिगत एक पॉलिसी बनानी है कि, और इसके लिए अगर योगी सरकार चाहेगी तो वो 1 मिनट बन जाएगी, कोई मसला नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद योगी जी को पता ही नहीं है कि मसला क्या होगा। जो उन्होंने पैटर्न चेंज कराया है उससे किस तरह के लोग आ रहे हैं, शायद उनको नहीं पता है। मैं ये बड़ा पॉजिटिव होकर बोल रहा हूं कि शायद उनको नहीं पता है, और अगर हम लोग तथ्य के साथ उनके पास जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, तो उस पर एक पॉजिटिव फैसला किया जाएगा। ये मैं अभी तक इस बात को मानता हूं। और हमें कुछ ऐसी बातें लेके जानी है कि जब योगी जी से मुलाकात हो तो उन पर हम सही इंफॉर्मेशन दे पाए और अपनी बात को मनवा सके, कन्विंस कर सके। ठीक है, अगर योगी जी उसके बाद भी नहीं समझते हैं तो बात के दूसरे रास्ते अपनाए जाएंगे। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं करना। मुझे लगता है अभी शायद योगी जी को पता ही नहीं है। ठीक है, 2021 में अभी से आप देख रहे हो, अप्रैल आया हुआ है, योगी जी को कोरोना हो चुका है, ऐसा पता लगा कोरोना हो चुका है। तो और कोरोना का जिस तरह का प्रकोप है, 2-3 महीना तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। देखिए अभी इस समय कुछ ऐसा मसला नहीं होने वाला कि आप बहुत ज्यादा लोगों से मिल नहीं पाओगे, किसी नेता से मिल नहीं पाओगे, 2-3 महीना कुछ नहीं पाओगे। इन 2-3 महीना में क्या करना है ये समझते हैं। देखिए, पहला चीज हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। ठीक है, अभी तक जितना भी कैंपेन चल रहा है वो पेपर की रिपोर्टिंग के हिसाब चल रहा है कि पेपर में जो इंफॉर्मेशन आई है उसके हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं। अगर योगी जी ने इसी बीच बुला लेते तो अगर हम पेपर की जो बात रखेंगे कि भाई दैनिक जागरण में ये बात खबर आई थी और इसमें ये आया था, तो शायद हमारा जो पॉइंट है वो थोड़ा कमजोर पड़ जाएगा। ठीक है, हम पढ़े लिखे लोग हैं साहब, हमारे पास कई रास्ते हैं। सड़क पे आना आखिरी रास्ता होता है, अभी बहुत कुछ हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, जैसे मैं हमेशा मानता हूं, अगर आप इतिहास के जितने भी आप मूवमेंट देखेंगे, सबने पहले इंफॉर्मेशन पे ध्यान दिया कि अगर हमारे पास सही इंफॉर्मेशन होगी तो हम जो बात रखेंगे वो बात में मजबूती होगी और उसको कन्विंस करना दूसरे आदमी को आसान हो जाएगा। तो मेरी कोशिश है कि सबसे पहले तो मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूं। अब इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट किया जाएगा? रास्ता है आरटीआई। देखिए, आरटीआई के माध्यम से हम लोग जो यूपीपीसीएस में 2018, 19, 20 में जो सेलेक्ट हुए लोग, कितने लोग यूपी से बाहर के हैं, कितने लोग यूपी के हैं, इस बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। हम पूछेंगे उनसे कि 2018, 19, 20 में कितने लोग ऐसे हैं जो गैर यूपी के हैं। वैसे दैनिक जागरण ने रिपोर्ट 1 साल पहले बोली थी कि कमीशन ने इस तरह की जानकारी देने से मना कर दिया था, लेकिन फिर भी हम लोग पूछेंगे इसके अंदर। अगर वो जानकारी नहीं भी देते हैं तो हमारे पास ये होगा कि आप जानकारी छुपा रहे हो। ठीक है, तो पहला तो यही है कि आप आरटीआई से पहले इस चीज को पूछा जाए। अब आरटीआई में कौन पूछेगा? देखिए, अगर आपको लंबी लड़ाई लड़नी है और लंबी लड़ाई जीतनी है तो अकेले एक इंसान की बस की बात नहीं है। आप सोचोगे कि एक इंसान, मैं या कोई इंसान जाए, कोशिश करेगा वो कोशिश, लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा। ये लड़ाई तभी जीती जाएगी जब आप सब मिलकर लड़ाई लड़ोगे, आप सब मिलकर एफर्ट करोगे। अगर सब मिलकर लड़ेंगे तो बचे रहेंगे। कोई आपको डरा नहीं सकता, कोई आपको बगला नहीं सकता। आप अपने मुद्दे पर रहोगे क्योंकि सब मिलकर रहोगे। अगर अकेले रहोगे तो बहुत संभावना है कि आप टूट जाओ। ठीक है, तो पहले मैं कोशिश कर रहा हूं कि एटलीस्ट 100 लोग मिलकर आरटीआई दायर करें। एटलीस्ट 100 लोग। अगर यह मुद्दा ऐसा है कि जिसमें 100 लोग भी नहीं आ सकते तो इस मुद्दे को वैसे खत्म कर देना चाहिए साहब। अगर 100 लोग भी नहीं आ पा रहे हैं तो इस मुद्दे को आज के बाद खत्म कर देना चाहिए। लेकिन अगर 100 लोग आते हैं तो पहले तो जिम्मेदारी बनती है कि 100 लोग आरटीआई डालें। अब देखिए, आरटीआई का फंडा क्या होता है कि इसमें इंडिविजुअल लेवल पर इंफॉर्मेशन मांगी जाती है। 100 लोग मिलकर नहीं मांग सकते, 100 लोग अलग अलग करके 100 आरटीआईज होंगी, वो मांगी जाएंगी। ठीक है, तो आप में से जितने लोग इंटरेस्टेड हैं इस चीज के लिए, तो नंबर में फ्लैश कर रखा है, इस नंबर पे आप लोग अपना मुझसे कॉल करें और या मुझे व्हाट्सएप कर दें, मुझसे बात कर सकते हैं।
कई सारे कॉल्स हैं, मैं कुछ लोगों से बात कर पाया हूं, कुछ से बात नहीं कर पाया हूं, लेकिन सबसे बात करूंगा मैं। समय लगेगा लेकिन बात मैं सबसे करूंगा। अगर आप आरटीआई में अपनी इंफॉर्मेशन डालने के लिए तैयार हैं तो प्लीज मुझे मैसेज कर दीजिएगा, फोन कर दीजिएगा, और हम लोग एटलीस्ट 100 लोगों को लेकर चलेंगे। जो लोग नहीं आगे इतना आगे आना चाहते हैं तो इनसे निवेदन है कि वो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम करें, और दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, बल्कि दूसरा क्या होता है, पहला सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है वो है अवेयरनेस फैलाना। अवेयरनेस नहीं लोगों के पास, लोगों को पता ही नहीं मुद्दा क्या चीज है, ठीक है। तो इस मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए आप इस जो ये वीडियो हो गया या इस तरह के जो वीडियो होंगे, आपकी अपना जो वीडियो बनाकर, आप खुद अपने वीडियो को बनाकर इस मुद्दे पर अपनी राय रखें और उसको अपने ग्रुप में, अपने सर्कल में सर्कुलेट करें। मैं ये नहीं कह रहा कि इस वीडियो को करो, अगर इस वीडियो को कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इन मुद्दों पर अपनी क्या राय रखते हैं वो कीजिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अवेयरनेस बढ़ाना, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि आरटीआई इकट्ठा करें, क्योंकि अगले 3 महीने में मुझे लगता नहीं कि हम किसी भी नेता से मिल पाएंगे। तो जब 2-3 महीने बाद नेता से मिलने की अगर संभावना बने तो उससे पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और वो इंफॉर्मेशन हमें आरटीआई से मिलेगी, और उसके लिए एटलीस्ट 100 लोगों को मैं चाहता हूं कि वो लोग आगे आए और आरटीआई डालें। तो आप में जो लोग चाहते हो कि आरटीआई डालने में आप सहयोग कर सकते हैं तो आइए। अगर 100 लोग नहीं होंगे तो मैं सही बताऊंगा आपको, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मैं अकेले, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अकेले लड़ाई नहीं जीती जाएगी, आपको आगे आना पड़ेगा, क्योंकि आपके भविष्य का ये सवाल है, मेरे भविष्य का सवाल नहीं है। मैं एग्जाम नहीं देता, मैं पढ़ाता हूं मैं खाली, ठीक है। तो आपको आगे आना पड़ेगा। देखिए तो आप कितने पढ़े लिखे हो, थोड़ा सा आगे एफर्ट करो ना, थोड़ा सा आगे आओ आप, ठीक है। अच्छा, अब तीसरी चीज, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए अब एक सोचा है कि फेसबुक पेज बनना चाहिए जिसमें और लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। फेसबुक पेज के लिए कुछ नाम मैं सोच रहा था, और अब इस वीडियो के बाद मैं एक यूट्यूब पे पोल चलाऊंगा मैं, जिसमें 2-3 नाम जो मेरे दिमाग में आए हैं मैं वो डालूंगा। अगर वो उनमें से कोई आपको नाम पसंद है तो आप उसको मतलब लाइक कर दीजिएगा, उसको चूज कर लीजिएगा। अगर आपको वो नाम पसंद नहीं है और अपनी तरफ से कोई नाम देना चाहते हैं तो वो नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। जो भी हम यहाँ पे फैसला करेंगे वो आपकी सहयोग और मेजोरिटी के हिसाब से किया जाएगा, अकेला कोई कुछ नहीं किया जाएगा, क्योंकि अकेले कुछ नहीं हो सकता। तो 2-3 दिमाग में मेरे नाम है, मैं वो डालूंगा। अगर वो पसंद है तो उसको उससे कर लेंगे, क्योंकि एक फेसबुक पेज होना जरूरी है। और दूसरा, अगर पसंद नहीं है और अपने तरफ से कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, अगर पसंद होगा तो उसको फाइनल कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब कुछ लोग कह रहे हैं सर हम ट्विटर पे चलाएंगे, ट्विटर पे चलाएंगे आगे, ठीक है। ट्विटर पे कैंपेन चलेगा, ठीक है। ट्विटर पे कैंपेन ठीक है, आपने ट्रेंडिंग करने की बात कर रहे थे, ऐसे एसएससी में हुआ था। देखिए ट्विटर पे तभी ट्रेंड करेगा जब एक वक्त पर एटलीस्ट 10,000 लोग जो हैं वो एक ही बात को ट्रेंड कराएंगे, एटलीस्ट 8 से 10,000 लोग। ये ट्विटर की टेक्निकल चीज है। ये क्या 10,000 लोग हो गए? जिस दिन 10,000 लोग हो जाएंगे हम ट्विटर पे ट्रेंड करा लेंगे। जिस दिन 10,000 होंगे, एक ये 100, 200, 1000 लोगों से कुछ नहीं होने वाला साहब, ठीक है। 7 लाख लोग पीसीएस का पेपर देते हैं, 7 लाख लोग, ये बात 7 लाख लोगों की है ये, ठीक है। 7 लाख में सिर्फ 10,000 तो आ सकते हैं ना। तो जिस दिन 10,000 लोग मुझे लगा कि आ गए हैं इस कैंपेन के लिए, सपोर्ट उन्होंने कर दिया है, तो हम इस ट्रेंड करा लेंगे। और अच्छी बात है, ट्विटर एक ऐसा माध्यम है जिससे लोगों की सरकार की नजरों में आएंगे, जो अगली स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। लेकिन वो तभी पॉसिबल हो पाएगी जब एटलीस्ट 10,000 लोग इस कैंपेन में साथ जुड़ेंगे। तो आप जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इस कैंपेन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो सबसे अनुरोध है कि पहले तो जो फेसबुक पेज बनेगा, ठीक है, अभी बना नहीं बनेगा, उसको लाइक कर लीजिएगा। साथ में अगर आप ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो जो नंबर मैं फ्लैश कर रहा हूं उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूंगा और जो भी आगे का इंस्ट्रक्शन वो दिया जाएगा उसके अंदर। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा चीजें क्या है। कुछ मेरे दोस्त जो लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, खासा हरियाणा के लोग हैं, वो इस बात को बोल रहे हैं सर गलत हो रहा है ये। देखिए मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाहूंगा। हरियाणा से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट इस समय भी हरियाणा के बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मुझे हरियाणा से कोई दिक्कत नहीं है, पंजाब से कोई दिक्कत नहीं है। मैं पंजाब में रहा हूं, मैं, ठीक है, मेरे जीवन का हिस्सा पंजाब में काटा है। लेकिन बात यहां पर सिर्फ यह है कि ऐसी विपदा के समय पर, यह विपदा का समय है ऐसा, ठीक है, फ्यूचर बहुत डार्क है, पता नहीं चलेगा कि नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इस समय एज अ यूपी मुझे लगता है जहां पर यूपी के लोगों के पास कोई ऑप्शंस नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं है, कोई एग्रीकल्चर नहीं है, जहां पर सिर्फ सरकारी नौकरी एक जीवन जीने का, एक जीवन सर्वाइव करने का साधन है। तो मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट यूपी के लोगों को थोड़ा तो मिले, वहां पर सपोर्ट, थोड़ा सा सपोर्ट मिले, क्योंकि अगर थोड़ा सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वो वैसे ही मर जाएंगे। इतने कमजोर हैं, इतनी स्थिति बहुत खराब है उनकी कि वो नहीं बढ़ पाएंगे। खत्म करने से पहले एक बात और मैं कह देता हूं।
कुछ लोग बहुत बोल रहे हैं सर एजुकेशन सिस्टम सुधारना चाहिए और इस तरह की चीजें आनी चाहिए। 2011 से यूपीएससी का पैटर्न चेंज हुआ है, 2011 से, ठीक है, 10 साल होने वाले हैं, 10 साल हो गए इनफैक्ट। 2011 से पहले हिंदी भाषी काफी ज्यादा लोग सिलेक्ट होकर आते थे, ठीक है, बहुत लोग। अचानक 2011 में पैटर्न चेंज होता है, सीसैट आता है, उसको 13 के बाद जीएस आता है। हमने क्या देखा कि हिंदी वाले हैं जो अच्छे खासे सिलेक्ट होते थे, बिल्कुल खत्म हो गए। दृष्टि के एग्जाम्पल लेते हैं, दृष्टि कोचिंग एग्जाम्पल लेते हैं, बेस्ट कोचिंग है, बहुत पसंद करते हो आप लोग। दिव्य कीर्ति जी बहुत अच्छे हैं, मैं भी मानता हूं बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सब कुछ सही है। उनका क्या आंकड़ा ले लेते हैं, 15,000 लोग पढ़ते हैं हर साल उनके यहां, 15,000 जो मैं ऑब्जर्व कर पाया हूं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन 12 से 15,000 तो लोग पढ़ते ही होंगे ना। बहुत अच्छा पढ़ाते होंगे, बहुत अच्छी टीम है उनकी, हिंदी में पढ़ाते हैं ना वो। 12 से 15,000 लोग पढ़ते हैं, यूपीएससी में सेलेक्ट कितने होते हैं? 20-25 लोग। 15,000 पढ़ते हैं और 20-25 लोग सेलेक्ट होते हैं। बेस्ट कोचिंग है हिंदी मीडियम की, मैं उम्मीद करता हूं बहुत बेस्ट पढ़ाते होंगे, बहुत अच्छा पढ़ाते होंगे, कोई कमी नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि जो सिस्टम बना है, जो ये यूपीएससी का सिस्टम आया है, वो हिंदी को सपोर्ट ही नहीं करता है, सपोर्ट ही नहीं करता है। तो अच्छे से अच्छा स्टूडेंट भी वहां पे जाके फ्लॉप हो जाता है। वो ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करता, काबिलियत नहीं उसके अंदर, लेकिन जो सिस्टम बना हुआ है वो हिंदी वालों को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करता है। यही हालत यूपी में हो रही है इनफैक्ट। 2017 तक मात्र 5 से 10% लोग इंग्लिश में लिखते थे, आज कम से कम 60% लोग जो इंग्लिश में लिख रहे हैं वे वही लोग हैं जो आईएएस की तैयारी करते थे। वो आईएएस में भी जाते हैं, पीसीएस में भी जाते हैं, उनके लिए आईएएस के दरवाजे भी खुले हैं, उनके लिए पीसीएस के दरवाजे खुले हैं। यहां हालत यह है कि आईएएस में वो मेन से निकलता और पीसीएस में वो टॉप कर जाते हैं। आप अपना स्तर देखो कहां पर हो आप लोग, ठीक है। इक्वालिटी की बात मत कीजिए, ये फर्जी की बात आप कर रहे हो ये, ठीक है। जो एजुकेशन सिस्टम हमारा है, जो सिस्टम है, सच्चाई ये है कि सिस्टम को बदलने दीजिए, बदलता होगा, बदलना चाहिए भी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, ठीक है, लेकिन क्या चाहते हो कि हम तब तक वेट करें जब तक एजुकेशन सिस्टम सही ना हो जाए? मतलब अगले 30-40 साल, 50 साल तक आप लोग जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, जो ऑलरेडी संपन्न है, वो लोग राज करें और हम बाकी जो लोग हैं वो क्या करें? मजदूरी करें बैठ के, मजदूरी करें बैठ के। आपको ये लगता है? या वो लेखपाली भी, कोई लेखपाली की नौकरी भी तो नहीं आ रही ना, चपरासी की नौकरी नहीं आती है। आप क्या बात करते हो? यूपी में क्या बात करते हो आप? लोगों के पास कोई चीज नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। दोस्तों बस मैं चाहता हूं कि विपदा के समय पर, एटलीस्ट इस समय जब कोरोना की वजह से सरकार लोग ज्यादा वैकेंसी नहीं निकालेगी, जो वैकेंसी हर साल निकल रही है, जैसे यूपी पीसीएस की हर साल निकलती है, यहां पर यूपी वालों को थोड़ा एडवांटेज मिलना चाहिए, थोड़ा प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, क्योंकि यही चीजें हर स्टेट कर रहा है, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे बाकी स्टेट्स हो। हमारा भी कर्तव्य है, हमें भी लगता है कि हमें करना चाहिए। ये सरकार का कर्तव्य है कि वो अपने लोगों को चुने, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करे और उनकी बेहतरी के लिए कुछ करे। बाकी मैं फेसबुक में जो पेज होगा उसकी क्या किस नाम से बनेगा उसमें डाल दूंगा। ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है इस मुद्दे को, तो आप लोग अपनी वीडियोस बना के मुझे व्हाट्सएप करें। आप इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं, आप अपना एक वीडियो बनाइए व्हाट्सएप पे, उसको रिकॉर्ड कीजिए और मुझे टेलीग्राम नहीं तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, जिस नंबर में लिखा हुआ इसमें कर दीजिए। मैं अपने चैनल पे, पीसीएस गुरुजी चैनल पर आप लोगों के वीडियो, आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज शेयर करूंगा मैं आपको, ठीक है। अपने चैनल पे काफी लोग हैं इसके अंदर, शेयर करूंगा, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एक इंसान की नहीं है, ये लड़ाई आपकी लड़ाई है। आप अगर इन्वॉल्व नहीं होगे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन मुझे लगता है कि 2022 से पहले बहुत कुछ हो सकता है। होपफुल रहिएगा, बहुत कुछ हो सकता है, बस थोड़ा सा एफर्ट कर लो, थोड़ा सा एफर्ट कर लो, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही है, नमस्कार।